हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। आज मैं सुनाने वाली हूँ कॉल मी डैडी का 4th पार्ट। उम्मीद है आज का ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा। सीजू के सारे एग्जामिनेशंस ख़त्म होने से पहले ही उक्षिया को घर जाना पड़ा, क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि उसका 17th बर्थडे वो अपनी मॉम के साथ ही गुजारे। उसके जाने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम के दिन लानवांग जी सीजू को छोड़ने गया। रास्ते में सीजू चुपचाप था और बीच बीच में अपनी नोट्स में देख रहा था। लानवांग जी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। कार रोकने के बाद उसने कहा, मैं लेने आऊँगा, तुम चले मत जाना। आपको आने की ज़रूरत नहीं है डैड, मैं चला जाऊँगा, सिजुई ने कहा। नहीं, मैं आऊँगा, लानवांग जी ने फिर से कहा। ओके डैड, बाय, बोलकर सिजुई कार से उतर गया। घर वापस आते टाइम भी वो चुपचाप बैठा था। लानवांग जी ने उसे एग्ज़ाम के बारे में पूछा तो जवाब देकर वो फिर से चुप हो गया। तुम उक्सिया को मिस कर रहे हो? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, सिजुई ने कहा। वो कितना फ़नी है। क्या पापा भी वैसे ही थे? हाँ, वो बहुत क्यूट था और हमेशा बोलता रहता था, लानवांग जी ने कहा। क्या तुम्हें उक्सिया अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, सिजुई ने जवाब दिया। तुम दोनों में क्या रिश्ता है? लानवांग जी ने पूछा। वो तो मेरा कजिन है ना, सिजुई ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे पापा और उसके डैड सगे भाई नहीं थे। उसके डैड की फैमिली ने तुम्हारे पापा को एडॉप्ट किया था, लानवांग जी ने कहा। तो फिर वो पापा का सगा भतीजा नहीं है? डैड, इसका मतलब आप उससे शादी कर सकते हो? सिजुई ने एक्साइटेड होकर पूछा। लानवांग जी ने कार को रोड के साइड में रोक लिया। क्या बोल रहे हो तुम? उसने पूछा। हाँ डैड, वो आपको बहुत पसंद करता है। वो हर रोज मुझसे बोलता रहता है, कॉल मी डैडी, कॉल मी पापा। और वो बिल्कुल पापा की तरह दिखता है और उसका नाम भी तो सेम है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको भी वो अच्छा लगता है ना? सिजुई ने कहा। सिजुई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लानवांग जी ने गुस्से से कहा। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुमसे 9 महीने छोटा है वो, और मुझसे 28 साल। सिजुई चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। लानवांग जी के चुप होने के बाद उसने धीरे से कहा, कितने लोग 70-75 की उम्र में 20-25 साल के लोगों से शादी कर लेते हैं। 28 साल कौन सी बड़ी बात है? और शादी करने के लिए आपको उक्सिया से अच्छा कौन मिलेगा? मैंने कब कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है? लानवांग जी ने पूछा। शादी मत करो, लिव इन कर लो फिर, सिजुई ने कहा। सिजुई, लानवांग जी ने गुस्से से देखा। मैं चला जाऊंगा तो आप अकेले नहीं हो जाओगे? वो आपका ध्यान रखना चाहता है, वो आपको खुश रखना चाहता है। आप उसे एक मौका तो देकर देखो, सिजुई ने कहा। ये सब उसने तुमसे कहा है? उसे पढ़ाई नहीं करनी है? वो मेरे पास रहकर मेरी सेवा करना चाहता है? क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मैं खुद कुछ नहीं कर सकता जो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसने कुछ भी बोल दिया और तुमने उसी को सही मान लिया। तुम्हारे पास अपना दिमाग है या नहीं? लानवांग जी ने पूछा। उसने नहीं कहा, मैं खुद कह रहा हूँ, सिजुई ने कहा। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे बस तुम्हारे पापा से प्यार हुआ था और किसी से कभी नहीं होगा, कहकर लानवांग जी ने कार को स्टार्ट कर दिया। अपनी मॉम की जिद की वजह से उक्सिया अपने बर्थडे के लिए घर गया। उसके पैदा होने से उसकी मॉम को छोड़कर किसी और को खुशी नहीं हुई थी, इसलिए उसका बर्थडे कभी किसी खास तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। उसके 70th बर्थडे सेलिब्रेशन में भी उसके साथ बस उसकी मॉम ही है। वेनचिंग ने उक्सिया को केक खिलाया तो उसने कहा, मॉम, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हाँ, मुझे पता है, वेनचिंग ने कहा। इसके बाद तुम्हें फिर कभी मेरे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है। क्यों? इसके बाद क्या होगा? उक्सियन ने पूछा। नेक्स्ट ईयर तो तुम शायद उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे ना, जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो, वेनचिंग ने मुस्कुराकर कहा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे तब तक ऐसा कोई मिल जाएगा? उक्सियन ने मुंह बनाकर कहा। क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला है? शायद वो तुम्हारे आसपास है, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, वेनचिंग ने कहा। कैसे पहचानूंगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि वो दिखने में कैसा होगा, उक्सियन ने कहा। ठीक टाइम आने पर तुम उसे जरूर पहचान लोगे, और उस वक्त तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, किसी और की नहीं, वेनचिंग ने कहा।
उक्शिया चुप हो गया। उसका दिल तो सिर्फ मिस्टर लान वांगजू को चाहता है, पर क्या वो उसे कभी मिल पाएंगे? क्या ऐसा टाइम कभी आएगा? अपनी मॉम के सामने वो अपनी ये फीलिंग्स दिखाना नहीं चाहता था। खुद को कूल दिखाने के लिए उसने कहा, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो रोज कोई ना कोई कम्प्लीमेंट देता है और मुझे भी कितने लोग अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि आगे से मेरे हर बर्थडे पर मेरे साथ कोई नया होगा। वेंचिंग ने हंस दिया। जब एक बार तुम्हें प्यार हो जाएगा तब से तुम अपना हर बर्थडे एक ही इंसान के साथ मनाओगे। ऐसे हर साल तुम्हारा प्यार बदल नहीं जाएगा। मॉम, आपने भी तो डैड से प्यार किया था, तो फिर आप दोनों साथ क्यों नहीं हो? आपने मुझे कभी नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा, पर आप दोनों अलग क्यों हुए? और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि क्यों डैड मुझसे नफरत करते हैं। क्या बचपन में मैंने कोई गलत काम कर दिया था? आप कभी मुझे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ओशियन ने पूछा। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है आसिया, उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं चलता, वेंजिंग ने कहा। और फिर उसने एक पैकेट आगे किया। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या है इसमें? ओशियन ने पूछा। खोल कर देख लो, शायद तुम्हें कोई जवाब मिल जाए, वेंजिंग ने कहा। ओशियन ने पैकेट खोलते हुए कहा, अच्छा मॉम, मिस्टर लान कह रहे थे कि बुआ का कोई बेटा है, क्या ये सच है? हाँ, उसका नाम जिनलिंग है, वो जे सिटी में रहता है, वेंजिंग ने कहा। तो वो कभी बुआ से मिलने क्यों नहीं आता है? और उसके डैड, वो भी तो बुआ से मिलने नहीं आते हैं। बुआ की दिमागी हालत ऐसी है इसलिए? पर बुआ ऐसी क्यों है? उक्शन ने पूछा। उसे उस पैकेट में एक एल्बम दिखा जिसके फर्स्ट पेज में 3 बच्चे और उनके पेरेंट्स की फ़ोटो थी। तुम्हारी बुआ के हस्बैंड और लानवंगजी के हस्बैंड एक ही दिन एक ही एक्सीडेंट में मर गए थे और उसी दिन से तुम्हारी बुआ ऐसी हो गई है। जिनलिंग को उसके दादा दादी अपने घर वापस ले गए। तुम्हारी बुआ उसके बाद कभी ठीक नहीं हुई, वेंचिंग ने कहा। क्या? उक्शा हैरान होकर पूछता है। ताऊजी और फूफाजी एक साथ मर गए थे? जिन्हें तुम ताऊजी बोल रहे हो वो तुम्हारे डैड के सगे भाई नहीं हैं। उनको तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने एडॉप्ट किया था। वेंचिंग ने फोटो पर उंगली रखकर कहा। ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारे डैड है और ये सिजुई के पापा है। उक्शा इस इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे से प्रोसेस करने की कोशिश करता है। इसका मतलब सिजुई के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो फिर वो मुझे इतना अपना क्यों लगता है? उसके साथ रहता हूँ तो मुझे इतना अच्छा क्यों फील होता है? इस बात का जवाब भी तुम्हें सही वक्त आने पर मिलेगा, वेंचिंग ने कहा। पता नहीं वो दिन कब आएगा और पता नहीं कब मैं अपने प्यार से मिलूंगा। उक्शा एल्बम का पेज पलटता है। अगली पेज में बस तीनों भाई बहनों की ही फोटो है। वो लोग अब थोड़े बड़े हो गए हैं। उक्शा ने अपने डैड और बुआ को पहचान लिया। ताऊजी का चेहरा भी उसे थोड़ा देखा देखा लगने लगा। तुम शायद उससे मिल चुके हो, पर उसने अभी तुम्हें पहचाना नहीं है, वेंचिंग ने कहा। तुम चाहो तो कल ही सीसीटी वापस जा सकते हो। मैंने भी अभी उसे नहीं पहचाना है। उक्शान ने एल्बम का पेज पलटा। नेक्स्ट पेज की फोटो देखकर वो देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, ये कौन है? सिजुई के पापा, तुम्हारे डैड के बड़े भाई, वही वुक्शिया, वेंचिंग ने धीरे से कहा। वही वुक्शिया? उनका नाम भी वुक्शिया था और वो मेरे जैसे क्यों दिखते हैं? मॉम, आपने कहा कि वो डैड के सगे भाई नहीं थे, तो उनका और मेरा चेहरा सेम क्यों है? उक्शिया ने पूछा। वेंचिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उक्शिया तेजी से एल्बम के पेज पलटने लगा और उसे वो चेहरा बार बार दिखने लगा। उस एल्बम में और भी लोगों की फोटोज थी, पर उसकी नज़र सिर्फ उस एक चेहरे पर ही पड़ रही थी। फिर उसे एक फोटो में विवुक्षा के गोद में एक बच्चा दिखा। ये बच्चा कौन है? मॉम, क्या ये मैं हूँ? क्या मैं इनका बेटा हूँ? मॉम, वो सिजुई है, वेंचिंग ने कहा। फिर उसने उस पैकेट से एक एनवलप निकालकर उक्शिया के हाथ में रखा। उस पैकेट के अंदर एक पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट था, जिसमें जियानचेंग को उक्शिया का फादर बताया जा रहा था। तो मैं इनके जैसा क्यों दिखता हूँ? उक्शियान ने पूछा। इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है मेरे पास, वेंचिंग ने कहा। कोई इलॉजिकल जवाब है क्या? वही बता दो, उक्शियान ने इरिटेट होकर कहा। वेंचिंग ने कहा, उस टाइम मैं और तुम्हारे डैड बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर कुछ हो नहीं रहा था। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ
उस रात तो हम सोए ही नहीं थे। अगली रात मैंने उक्षिया को सपने में देखा। मैंने देखा कि वो एक समुंदर में तैर रहा है। मुझे देखकर वो मेरे पास आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरा ख्याल रखना। मैंने पूछा, मेरे पास क्यों आ रहे हो? उसने जवाब दिया, ताकि वक्त आने पर तुम मुझे मेरी फैमिली से मिला सको। उसके अगले सुबह ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उक्षिया अपनी मॉम के चेहरे को देखता रहा। आप कह रहे हो कि ये उक्षिया मरकर दोबारा ये उक्षिया बनकर पैदा हुआ है? तुम्हें लानवांग जी कैसा लगता है? वेनचिंग ने पूछा। मैं वो वही उक्षिया नहीं हूँ। उक्षिया ने गर्दन हिला दिया। मैं वेन उक्षिया हूँ। लानवांग जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मॉम, मुझे इन सब पुनर्जन्म वाली कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ये कहानी नहीं सुनाई, वेनचिंग ने धीरे से कहा। पर तुम क्यों मेरे हस्बैंड के जैसा ना दिखकर मेरे दोस्त के जैसा दिखते हो, इस बात का इससे ज़्यादा लॉजिकल कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो इस वजह से आपका डिवोर्स हो गया? आपने डैड को ये पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाया था? उक्षिया ने पूछा। दिखाया था, पर उसे ये फेक लगा, वेनचिंग ने कहा। तो आप उनको खुद को ही दोबारा टेस्ट करने के लिए कहते, उक्षिया ने कहा। क्या फ़ायदा? जिस रिश्ते में कोई ट्रस्ट ही नहीं है, उस रिश्ते को ज़बरदस्ती टिका कर रखने का कोई मतलब नहीं है, वेनचिंग ने कहा। पैदा होते ही वोइंग के साथ उक्षिया के चेहरे की सिमिलरिटी सबको दिख गई थी। बच्चे का चेहरा देखते ही जियानचेंग ने उसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर दिया था। वेनचिंग ने उसे समझाने की कोशिश की थी, पर वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। उक्षिया अगर कुछ और महीने बाद पैदा होता तो भी अलग बात होती, पर वो सिजुई से 9 महीने का छोटा है। जब सिजुई पैदा होने वाला था तब वोइंग 3 दिन पहले ही एलसीटी आ गया था। लानवांग जी उस टाइम उसके साथ नहीं आया था, वो सिजुई के पैदा होने के दिन आया था। उस टाइम मिस्टर और मिसेस जियांग अपनी बेटी को लेकर अलग अलग हॉस्पिटल जा रहे थे, पर उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। पोता हुआ है खबर मिलते ही वो लोग उसे देखने के लिए घर वापस आ गए, पर बच्चा उक्षिया की तरह दिखता है देखकर उन लोगों को सदमा लग गया। जियांग यानली ही वो एकलौती इंसान थी जो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई थी। बच्चे को देखते ही उसने उसे उक्षिया समझ लिया और बाद में वेनचिंग ने उसका नाम उक्षिया ही रख दिया। धीरे धीरे उक्षिया एकदम वोइंग की तरह दिखने लगा तो जियांचेंग ने बिना कुछ सुने ही वेनचिंग को डिवोर्स देने का फैसला ले लिया। वेनचिंग ने उस टाइम जियांचेंग और उक्षिया का डीएनए मैच कराया था, पर जियांचेंग ने उस रिपोर्ट को फेक बता दिया। वेनचिंग बहुत हर्ट हुई थी, इसलिए उसने भी चुपचाप डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। जियांग यानली को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर अजीब बात यह थी कि उक्षिया को देखते ही वो शांत हो जाती थी। डिवोर्स के बाद जब वेनचिंग घर से निकल रही थी तब यानली ने भी उसके साथ जाने की जिद की। वह अपने भाई आसिया के साथ ही रहना चाहती थी। उसकी जिद की वजह से उसे उस टाइम जाने दिया गया। वो वेनचिंग के साथ रहने लगी। बाद में बहुत बार उसे वापस ले जाने की कोशिश की गई, पर वो उक्षिया को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। वो वहीं पर रह गई। मिस्टर और मिसेस जियांग की तबीयत खराब हो गई। वोइंग को अपना बेटा बनाकर उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की थी, ये सोचते सोचते वो और बीमार पड़ने लगे। उनको लगा कि वोइंग ने ही उनके दोनों बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी है। अपने बच्चों का हालत देखकर वो दोनों और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। जियांचेंग अपनी दीदी को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर उसकी दीदी ने उसे नहीं पहचाना। जियांचेंग उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ये बात सुनते ही जियांग यानली गुस्सा हो जाती थी। उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। जियांचेंग उसके बाद कभी वेनचिंग के घर नहीं आया और वेनचिंग ने भी फिर कभी उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया। अपना बर्थडे मनाकर सीसिटी वापस जाकर उक्षिया ने सबसे पहले अपने लिए एक अपार्टमेंट रेंट में ले लिया और लानवांग जी के ऑफिस जाने के बाद जाकर सिजुई की मदद से अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया। लानवांग जी तो ऐसे भी उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता है, अब वो भी उस घर में रहना नहीं चाहता है। लानवांग जी के लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, ये बात सच है, पर वो लानवांग जी का मरा हुआ हस्बैंड वोइंग नहीं है। वो सिजुई से भी थोड़ा नाराज़ है। उसके साथ तो उसका कितना अच्छा रिश्ता था, पर उसने भी उसे कभी नहीं बताया कि उसका चेहरा उसके बायोलॉजिकल फादर से इतना मिलता है। 1 साल बीत गए और इस बीच बहुत कुछ बदल गया। सिजुई पढ़ने के लिए हॉस्टल चला गया। रोज़ तो नहीं, पर कभी कभी वो उक्षिया को कॉल कर लेता है और जब वो घर आता है तब
तब वो उक्सियाँ से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है। इस 1 साल में उक्सियाँ लानवांग जी से एक बार भी नहीं मिला, पर अब जब उसका सीसीटी छोड़कर जाने का टाइम आ गया है, तब वो एक बार लानवांग जी से मिलना चाहता है। आज दोपहर को ही उसने लानवांग जी को कॉल किया था। कल उसका बर्थडे है, पर इस बार वो अपना बर्थडे मनाने अपने घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद उसका एक और एग्ज़ाम है। बर्थडे अकेले बिताना ना पड़े, इसलिए वो लानवांग जी के घर आना चाहता है। लानवांग जी उसे ना नहीं बोल पाया। उसने कहा है कि वो खुद खाना और केक लेकर आएगा। लानवांग जी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। लानवांग जी बैठकर उसी का इंतज़ार कर रहा है, पर वो अभी तक नहीं आया। लानवांग जी कितना भी डिनाई क्यों ना करे, ये बात सच है कि आज वो उक्सियाँ से मिलने के लिए बेचैन है। अपने मन को शांत करने के लिए लानवांग जी आंखें बंद करके सोफे पर ठेस लगाकर बैठता है। आंखें बंद करते ही उसे एक सुंदर चेहरा दिखाई देता है, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वोइंग, लानवांग जी ने अपने मन में कहा, पर क्या यह सच में वोइंग है? लानवांग जी समझने की कोशिश करता है। उसकी मेमोरी में वोइंग और उक्सियाँ की यादें मिक्स हो गई है। अभी जिसका चेहरा उसे दिखा वो शायद उक्सियाँ है, क्योंकि ये यादें इस घर की है। लानवांग जी को लगा था कि वोइंग को छोड़कर किसी और के लिए वो कभी भी कुछ भी फील नहीं करेगा, पर वो गलत था। वो अपने प्यार में लॉयल नहीं रह पाया। जो 7-8 महीने उक्सियाँ उसके घर में था, उसी में लानवांग जी का दिल बेकाबू हो गया था। उसके जाने के 1 साल बाद भी लानवांग जी उसे भूल नहीं पाया है। वो जानता है कि ये गलत है। उक्सियाँ के लिए उसके दिल का धड़कना बहुत गलत है, पर पता नहीं उसके दिल को क्या हो गया है। वो शायद उक्सियाँ को वोइंग समझ रहा है। पिछले साल उस रात जब उसने शिजुको और उक्सियाँ को हग करते हुए देखा था, उस टाइम उसके दिल में सबसे पहले जो फीलिंग आई थी वो गुस्सा या फिक्र नहीं था। लानवांग जी अच्छी तरीके से जानता है कि उस पर एक्चुअली वो जेलस था। वो चीटेड फील कर रहा था। उक्सियाँ ने तो कहा था कि उसे लानवांग जी हॉट लगता है, तो वो शिजुई के इतने करीब क्यों जा रहा था? बाद में जब शिजुई ने कहा कि उक्सियाँ लानवांग जी को पसंद करता है, तब उसे गुस्सा आया था, पर उसे शिजुई या उक्सियाँ पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आया था। उसने तो जिंदगी भर सिर्फ वोइंग से प्यार करने का वादा किया था। उसकी जगह पर वो किसी और से कैसे प्यार कर सकता है? सिर्फ उस चेहरे की वजह से? वोइंग सुंदर था, उक्सियाँ भी उतना ही सुंदर है, पर क्या वो चेहरा ही सब कुछ है? लानवांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है। नहीं, सिर्फ चेहरा नहीं, उक्सियाँ का बाकी सब कुछ भी वोइंग के जैसा है। अगर वोइंग होता तो शायद वो भी शिजुई के एंट्रेंस एग्जाम से पहले उसे कोई काम करने नहीं देता। वो भी रोज सबके लिए डिनर बनाता और लानवांग जी के वापस ना आने तक खाना लेकर वेट करता। शिजुई के एग्जाम्स के टाइम वो भी शायद एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर वेट करता रहता। डोरबेल की आवाज़ से लानवांग जी उठकर बैठा। उक्सियाँ उससे बिना मिले उसका घर छोड़कर चला गया था। पिछले 1 साल में जब भी शिजुई घर आया है, हर बार लानवांग जी ने उक्सियाँ के आने का इंतजार किया, पर वो कभी शिजुई से मिलने नहीं आया। हर बार शिजुई ही जाकर उससे मिलकर आया है। आज शायद लानवांग जी के इंतजार करने का लास्ट दिन है। इसके बाद फिर कभी उसे उसका इंतजार करना नहीं पड़ेगा। डोर के बाहर खड़े उक्सियाँ का एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस 1 साल में शायद ये लड़का थोड़ा मैच्योर्ड हो गया है। उक्सियाँ लानवांग जी को देखकर हल्के से मुस्कुराता है। आज घर में शिजुई नहीं है। आज पहली बार इस घर में वो लानवांग जी के साथ अकेला खाना खाएगा, उसके साथ अकेले में बैठकर बात करेगा। आज इस घर में जो कुछ भी होगा उसका कोई विटनेस नहीं रहेगा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।